रसोई के चौखट पर टिके केक का कौर मुंह में और ठंडे पेय का गिलास हाथ में वो हंसते हुए ऐसी बात कह गया। उसने यह न तो छिपाकर कहा, न ही शर्मीले अंदाज में, बस अपने साले की ओर देखकर इतना कहा कि घर में मेरी मौजूदगी उसे भारी लगती है। उसका साला सुनकर हंस पड़ा। वहां मौजूद सभी समझ गए। मैं कमरे के कोने में सब सुन रहा था। उस दिन मेरा 33वां जन्मदिन था। घर मेहमानों से भरा था। पोते पोतियां आंगन में दौड़ रहे थे और मेरी बहू मेहमान नवाजी में लगी थी, मानो सब कुछ ठीक हो। उसी उत्सव के बीच मेरे अपने बेटे के शब्दों ने मुझे एक बोझ जैसा महसूस कराया, मानो मैं अनचाहा हूं, जिसकी अनुपस्थिति का इंतजार किया जा रहा है। किसी ने उसे टोका नहीं, मानो सबने मान लिया हो कि मेरा समय अब पीछे छूट चुका है और मैं बस जगह घेरे बैठा हूं। मेरा नाम देवराज है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। पहले फलों का विक्रेता रहा, फिर व्यापार में लगा। मैंने अपने हाथों से एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। मैं ऐशो आराम का शौकीन नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चों को कभी छत, खाना या पढ़ाई की कमी नहीं हुई। मैं पिता और माँ दोनों था, क्योंकि मेरी पत्नी राधिका अपनी माँ के घर से लौटते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कम उम्र में ही हमें छोड़ गई। मैं 3 छोटे बच्चों के साथ अकेला रह गया। मैंने कभी हार मानने की नहीं सोची, दोबारा शादी करने की भी नहीं सोची। मैंने बहुत पसीना बहाकर अपनी जिंदगी को खड़ा किया और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और अब अपने 98वें जन्मदिन पर मुझे यह सुनना पड़ा उसी के मुंह से जिसे मैंने अपनी गोद में पाला था। उस पल मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं कुर्सी से उठकर केक जमीन पर फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस सबको देखा जैसे यह आखिरी बार हो, क्योंकि शायद यह सच में आखिरी बार ही था। मेरा दिल तुरंत नहीं टूटा, बल्कि भीतर एक कसक सी जम गई। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। हाथ में केक का टुकड़ा था और मैंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी आत्मा चुपचाप घायल हो चुकी थी। मैं उस कमरे में 1 घंटे और बैठा रहा। किसी ने मेरे सन्नाटे पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पोते पोतियां मेरे पास से गुजरे बिना मुझे गले लगाए। मेरी बहू शालिनी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई पुराना सामान जो अब घर में मेल नहीं खाता। और अंकित अंकित हंस रहा था। वह अपने साले साली के साथ सेल्फी ले रहा था, मानो मैं उसका पिता ना होकर बस मेज के कोने पर बैठा हुआ कोई अनचाहा आदमी हूं। जब सब चले गए, मैं अपने कमरे में गया। मैंने दरवाजा बंद किया, बिस्तर के किनारे बैठ गया और फर्श की दरार पर नजर टिकाए रहा। आईने में देखता तो शायद आंखें नम हो जाती, और मैं रोना नहीं चाहता था। उस रात मैंने ठान लिया, मैं इस छत के नीचे मेहमान की तरह नहीं रहूंगा। मैंने निश्चय किया कि अगले दिन वे मुझे यहां नहीं देखेंगे। मैं जाऊंगा, लेकिन हार कर नहीं, आत्मसम्मान के साथ, ताकि साफ हो जाए कि कोई बेटा अपने पिता की अनुपस्थिति की कामना करने का अधिकार नहीं रखता। सुबह सूरज उगने से पहले मैं उठा। लोहे की देगची में कॉफी बनाई, जैसे रोज बनाता था। सुगंध को ज्यादा फैलने नहीं दिया ताकि किसी को जगाना न पड़े। धीरे धीरे चुस्की लेते हुए रसोई की खिड़की से आंगन देखा। वहां पोते का झूला अब भी पेड़ से लटक रहा था। उसी झूले से एक बार अंकित गिर पड़ा था और मैंने अपनी ही साइकिल तोड़कर उसकी साइकिल ठीक की थी ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। मुझे वो भी याद आया जब एक रात बुरे सपने के बाद उसने मेरे साथ सोने की जिद की थी। वह तब करीब 6 साल का रहा होगा। मुझे याद है वे रातें जब बुखार में उसकी देखभाल करता था, जब अचानक आटे और अंडे से मीठी रोटी बना देता था, जब अंधेरे से डरने पर उसे कहानियां सुनाता था। और आज वही बड़ा होकर मुझे अनचाही मौजूदगी की तरह महसूस करवा रहा था। मैंने गहरी सांस ली, प्याली धोई, सब कुछ साफ किया, फिर ऊपर कमरे में जाकर अपना पुराना झोला निकाला। उसमें कुछ कपड़े रखे, जरूरी दस्तावेज और थोड़ी सी रकम भी। वह रकम जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जो मैंने अपनी पिछली मेहनत से बचा रखी थी। ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी थी। अलमारी के पीछे छुपी अपनी पत्नी राधिका की एक पुरानी तस्वीर भी निकाली। 1973 की तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी, बालों को पीछे करते हुए। मैंने तस्वीर को सावधानी से मोड़ा, बटुए में रखा और गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से बंद किया। कुत्तों ने भी भौंका नहीं। मैं अकेले पैदल बस अड्डे तक पहुंचा। सूरज अभी घरों के पीछे से झांक ही रहा था। पड़ोसी नींद में थे, सड़कों पर सन्नाटा था। पहला टिकट लिया जो सामने मिला। मंजिल कोई मायने नहीं रखती थी, मैं बस जाना चाहता था। बस के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। सिर खिड़की पर टिकाया और लंबे समय बाद आंखें नम हो गईं। पर यह कमजोरी का रोना नहीं था, यह एक तरह की मुक्ति थी। और वहीं उस असहज बस की सीट पर मेरा नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसे मैं खुद लिखने वाला था। बस कई घंटे चलती रही। खेत, छोटे गांव, मंदिर की घंटियों की आवाज और लोग जो अपने अपने काम में व्यस्त थे,
सब खिड़की से गुजरते रहे। हर दृश्य मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। दोपहर तक मैं मैनपुरी पहुंचा। ये वही जगह थी जहां मैंने जवानी बिताई थी, जहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। बस अड्डे पर उतरा तो हलचल थी। चाय वालों की आवाज़ें, ठेलों पर फलों की महक और यात्रियों की भीड़। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। बस अड्डे से कुछ ही दूर एक धर्मशाला दिखी। मैंने वहीं कदम बढ़ाए। पुराने लकड़ी के दरवाजे से अंदर गया। सादा जगह थी लेकिन साफ सुथरी। मैंने वहां के प्रबंधक से एक कमरे की मांग की। कमरा छोटा था, बस एक चारपाई, एक पंखा और खिड़की, पर मुझे उसी में सुकून मिला। मैंने झोला रखा, खिड़की खोली और बाहर देखा। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। उनकी हंसी सुनकर भीतर कहीं हल्की सी मुस्कान आ गई। शाम को जब मैं आंगन में बैठा था तब मेरी मुलाकात अनीता से हुई। वह धर्मशाला में खाना परोसने का काम करती थी। उम्र मेरी बराबरी की ही थी, बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर थकान और आंखों में गहराई। वह पास आई और बोली, आप नए आए हैं? कमरा आरामदायक है ना? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, यही ठीक है। वह मुस्कुराई और उस मुस्कान में अपनापन था, जैसे कोई कह रहा हो कि दुनिया में अभी भी जगह है जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं समझा जाता। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। उन्होंने बताया कि वह भी अपने घर से दूर रह रही हैं। उनके बच्चों की अपनी अपनी दुनिया है और वह यहां अपना समय सेवा में बिताती है। हम दोनों की कहानियां अलग थीं, पर दर्द एक सा था, अपनों के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करना। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा तो पहली बार अंदर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बोझ थोड़ा कम हुआ हो। दिन, हफ्ते और फिर पूरा एक महीना बीत गया उस शाम के बाद, जब मैंने अपने बेटे के मुंह से वह बात सुनी थी। मुझे नहीं पता था कि घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे या नहीं। मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा था, न फोन, न चिट्ठी, न कोई संदेश। अंकित के लिए शायद मैं पहले ही अतीत का हिस्सा बन चुका था, या शायद वह सोचता होगा कि मैं किसी रिश्तेदार के घर हूं या किसी अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा हूं। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जब कोई आपकी उपस्थिति को बोझ मान ले तो आपकी अनुपस्थिति भी उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन मैं उसके बारे में सोचता था, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब उदासी से। सोचता था किस पल मैंने उसे खो दिया। वह कब इतना ठंडा और स्वार्थी हो गया कि लोगों के सामने अपने ही पिता की उम्र को तंज बना दे। शायद गलती मेरी भी थी। शायद मेरा प्यार जताने का तरीका कठोर था। मैंने कभी खुले शब्दों में प्यार करता हूं नहीं कहा, लेकिन मैंने उसे नए जूतों से कहा था, हर पखवाड़े खरीदी गई कॉपियों से कहा था, बुखार वाली रातों में गर्म सूप से कहा था। शायद उसने उन इशारों को न समझा या भूलने का चुनाव किया। मैं इन यादों से भागता नहीं था, लेकिन अब उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा भी नहीं बनने देता था, क्योंकि जब वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, मैं खुद को फिर से गढ़ रहा था। मेरे भीतर कुछ नया पनप रहा था। यह कोई बदले की भावना नहीं थी, नहीं, यह कुछ और था, ठंडा, साफ और दृढ़। एक ऐसी ताकत जो उसे नजर भी नहीं आएगी। अंकित को लगता था कि मैं बस एक बुजुर्ग आदमी हूं, थका हुआ और बेकार, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस पिता ने उसे अपनी गोद में पाला था वह अब भी वही था जिसने जिंदगी के हर कठिन मोड़ पर रास्ता निकाला था। अगर उसे लगता था कि मेरी कहानी समाप्त हो चुकी है तो उसे यह जानना बाकी था कि असल में मेरी कहानी तो अब शुरू हो रही थी। एक रविवार की सुबह मैं धर्मशाला के सामने वाली बेंच पर बैठा कॉफी पी रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी मैंने विनय को सामान्य से पहले आते देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसके हाथ में भूरे कागज में लिपटा मीठा ब्रेड था। उसने हंसते हुए कहा, आज मेरी तरफ से दावत है देवराज साहब। हम दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। कोहरा धीरे धीरे पहाड़ियों से हट रहा था। हमने ब्रेड बांटा, कॉफी की प्यालियां बांटी और खामोशी भी बांटी। ज्यादा बात नहीं हुई, जरूरत भी नहीं थी। उसी पल मुझे एक गहरी बात समझ आई। खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है परिवार जैसा अपनापन महसूस करने के लिए। विनय बिना जाने मुझे उस चीज पर फिर से विश्वास दिला रहा था जिसे मेरे अपने बेटे ने मुझसे छीन लिया था। यह एहसास कि मैं देखा जा रहा हूं, कि मैं जरूरी हूं, कि मैं अभी भी मौजूद हूं। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए मेरे हाथों में और ताकत आने लगी। लोहे के साथ काम न केवल शरीर को सक्रिय रखता था बल्कि मन को भी स्थिर करता था। मैंने खोए हुए पर कम सोचना शुरू किया और उस पर ध्यान देना शुरू किया जो मैं बना रहा था। हम औजारों से खेती के लिए उपकरण बनाते, दरवाजों के लिए पुर्जे गढ़ते, और यह सब मेरे लिए शब्दों के बिना एक घोषणा थी कि मैं अभी भी यहीं हूं। अनीता ने एक दिन कहा कि मुझे कमरे का कुछ सांकेतिक किराया देना चाहिए। मैंने पहले मना किया, लेकिन फिर समझा कि यह उसकी गरिमा बनाए रखने का तरीका था। मैंने मदद करना शुरू कर दिया। दरवाजे ठीक करना, आंगन बुहारना, छत की टपकन बंद करना,
खिड़की के फ्रेम पेंट करना। धीरे धीरे मैं मेहमान नहीं रहा, मैं उस घर का हिस्सा बन गया। और हर रात अपना दरवाज़ा बंद करते हुए मैं खुद से दोहराता, इस जगह ने मुझे बचा लिया है। समय बीतता गया। धर्मशाला में मेरा कमरा अब सिर्फ 4 दीवारी नहीं रहा, बल्कि एक आश्रय बन गया था। सुबह की हवा, शाम की चाय, लोहे की चोट और अनीता की सधी हुई मुस्कान, ये सब मेरी रोज़मर्रा की धड़कनों में शामिल हो गए थे। मैंने कोई संदेश घर नहीं भेजा, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने दरवाज़ा जोर से नहीं बंद किया था, बस चुपचाप निकल आया था। और मेरे लिए यही न्याय था, क्योंकि अगर अंकित ने मेरी मौजूदगी का कभी मूल्य नहीं समझा, तो अब वह मेरी अनुपस्थिति का वजन सीखेगा। एक जीवित, सचेत और चुनी हुई अनुपस्थिति। अब जब मैं विनय के साथ काम करता था तो मुझे लगता था कि हर औजार की चोट मेरे भीतर की चुप्पियों को आवाज दे रही है। हर सीधी की हुई छड़ जैसे मेरी आत्मा का कोई हिस्सा सीधा कर देती थी। मैंने यह भी समझ लिया था कि परिवार हमेशा खून से नहीं बनता, कभी कभी वह रिश्तों की गर्माहट से बनता है। उन नज़रों से जो आपको देखते हैं, उन शब्दों से जो आपको सम्मान देते हैं। मुझे अब यह साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं बोझ नहीं हूं। मैंने अपने भीतर से बोझ उतार दिया था। मैं अब वह दादा नहीं था जो बस घर के कोने में बैठा इंतजार करता है। मैं फिर से एक आदमी था, किसी का साथी, किसी का मार्गदर्शक, और सबसे पहले खुद का। हर रात जब मैं आंखें बंद करता तो भीतर से एक धीमी सी शांति उठती। न तिरस्कार, न चुभन, न व्यंग्य, बस यह एहसास कि मेरी कहानी अब भी जारी है। और कई सालों में पहली बार मैंने सच में महसूस किया, मैं अब भी जिंदा हूं। एक दोपहर जब मैं धातु के कुछ पुर्जे जमा रहा था, महेश ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा कभी अपना कोई वर्कशॉप था। मैंने उसे उस वर्कशॉप के बारे में बताया जो मेरे पास मैनपुरी में 80 के दशक में था, कि कैसे मैंने उसे रिसाइकिल की गई लकड़ियों और एक पैतृक निहाई से बनाया था, कि कैसे मैंने मेहनत से दूसरे गांवों से भी ग्राहक पाए, और कैसे धीरे धीरे मैंने सब छोड़ दिया ताकि मेरे बच्चों को ज्यादा अवसर मिले। और उस वर्कशॉप का क्या हुआ, उसने पूछा। मैं चुप रहा। मैं अंकित के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने बस इतना कहा, मैंने उसे एक बच्चे की तरह पाला, पर बच्चे हमेशा उस चीज की परवाह नहीं करते जो आप उनके लिए छोड़ जाते हैं। उस रात मुझे सोने में मुश्किल हुई। मैं अपनी चीजों के बारे में सोचता रहा जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, जो शायद अंकित ने बेच दिया होगा। वो सिर्फ घर नहीं था, वो मेरा इतिहास था, मेरा औजार बैंक, तस्वीरों वाला मेरा संदूक, मेरी पत्नी के लिखे खत, मेरे घुंडियों वाला रेडियो, वो कुर्सी जहां मैं अपने पोते पोतियों के साथ अपनी छाती पर सो जाता था। वो सब शायद अब नहीं था। उसकी कल्पना करना मुझे दर्द देता था, पर ज्यादा दर्द मुझे ये जानकर होता था कि उसके लिए वो सब पुरानी बकवास थी। अगले दिन मैंने और दूर तक टहलने का फैसला किया। मैं गांव के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा। मैंने काउंटर पर एक पुराना कंप्यूटर देखा। मैंने मालिक से कुछ मिनटों के लिए उसका उपयोग करने के लिए कहा। मैंने सर्च इंजन खोला। मैंने अंकित का पूरा नाम टाइप किया। मुझे ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर वो वहीं था। उसका अंकित के विज्ञापन पर मेरी नजरें जम गईं। सफेद दांतों वाली मुस्कान, उसके नाम वाला एक विज्ञापन, अंकित वर्मा, प्रॉपर्टी सलाहकार, विरासत और हस्तांतरण का विशेषज्ञ। मैं अवाक रह गया। विज्ञापन 3 बार पढ़ा। विरासत का विशेषज्ञ। लार निगलते हुए मैंने एक लिंक खोला। वहां मेरे अपने घर की तस्वीरों वाला एक पोस्ट था। मेरा घर, वो आंगन जहां मैंने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया था, वो नींबू का पेड़ जो मैंने अपने हाथों से लगाया था, वो नीला दरवाजा जिसे मैंने खुद गढ़ा था। सब कुछ एक कैप्शन के साथ लिखा था, संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया में सुनहरा अवसर सामान सहित बेची जा रही है। सामान सहित, इसका मतलब था कि मेरा सामान अभी भी वहीं था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक स्क्रीन देखता रहा। मेरी आंखें जल रही थीं। मैंने क्रोध, उदासी और कुछ और गहरा महसूस किया। छाती में एक सूखी टीस जो दिल का दौरा नहीं थी, विश्वासघात थी। मैं बिना कुछ कहे दुकान से बाहर निकल गया। मैं चौराहे तक चला गया। एक बेंच पर बैठ गया। मैंने बच्चों को अपने बस्तों के साथ, महिलाओं को किराने के सामान की थैलियों के साथ और बेकर को अपनी सीटी बजाते हुए देखा। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय मेरे। उसी पल मुझे पता चला, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उस घटना के बाद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हंगामा भी नहीं करूंगा। ये मेरा तरीका नहीं था, कभी नहीं था। मैं जो भी करूंगा वह बुद्धिमानी से, रणनीति से, खामोशी से होगा। मैं अपनी धर्मशाला वापस लौट आया। उस रात मैंने एक खत लिखा, अंकित के लिए नहीं, न ही मेरे दूसरे बेटों के लिए। मैंने इसे अपने लिए लिखा ताकि मैं न भूलूं कि मैं यहां तक क्यों आया था, क्योंकि दर्द आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उद्देश्य ही आपको सीधा चलते रहने पर प्रेरित करता है। अगली सुबह मैंने इंस से बात की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह गांव में किसी वकील को जानती है। उसने मुझे एक नाम बताया,
डॉन हिलारियो सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन दिमाग तेज था। मैं उसी शाम उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया, जो किताबों और पुराने कागजात से भरा था। मैंने उन्हें अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताया, सब कुछ नहीं, बस पर्याप्त। मैंने उनसे कहा, मेरे पास एक घर है, मैंने कोई हस्तांतरण नहीं किया है, लेकिन मेरा बेटा इसे ऐसे विज्ञापन कर रहा है जैसे यह उसका हो। डॉन हिलारियो ने मुझे शांत भाव से देखा, एक नोटबुक ली, मुझसे कुछ सवाल पूछे। मेरे पास मूल संपत्ति के कागजात की एक प्रति थी। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया। उन्होंने सिर हिलाया, जांच की और कहा, अगर आप चाहें तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित होना होगा। और मैं पहले से कहीं ज्यादा निश्चित था, क्योंकि यह अब संपत्ति का सवाल नहीं था, यह सम्मान, विरासत, याद का सवाल था। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं न्याय चाहता था, और अंकित को शर्म का कड़वा स्वाद चखना था। लेकिन अभी नहीं, पहले मुझे मानसिक रूप से, कानूनी रूप से मजबूत होना था, और जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा, लेकिन प्यार की भीख मांगने वाले बूढ़े के रूप में नहीं। मैं वैसे ही वापस आऊंगा जैसा मैं हमेशा था, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने सब कुछ दिया और अब अपना लेने आया था। हफ्ते बीतते गए और मैंने एक शब्द भी फालतू नहीं बोला, न सूरज से, न इंस से, न ही खुद से। मेरे अंदर कुछ सख्त हो गया था। यह नफरत नहीं थी, न ही बदला। यह कुछ अधिक ठंडा, अधिक दृढ़ था, एक शांत निश्चितता की देर सबेर जो मेरा था मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन विनती से नहीं, आंसुओं से नहीं, बल्कि गणना किए गए कदमों से, मेरी तरफ की सच्चाई के साथ, उन सब के साथ जिनकी अंकित ने वर्षों से उपेक्षा की थी, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी याददाश्त और मेरा धैर्य। डॉन हिलारियो ने अपने पुराने कागजों से भरी डेस्क से चीजें हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने संपत्ति के कागजात को फिर से पढ़ा, पुष्टि की कि मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कोई हस्तांतरण नहीं था, न कोई सौंपना, न कोई कानूनी अधिकार पत्र, कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरे नाम पर था। अंकित जो कर रहा था वह अवैध था, और सबसे बुरा, वह मेरी चुप्पी को अनुमति के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसे लगा कि मैं एक लावारिस बूढ़े कुत्ते की तरह कहीं मरने चला गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं पहले से कहीं ज्यादा जीवित था। बस अब वह मुझे देख नहीं पा रहा था, और इससे उसे परेशानी हो रही थी, क्योंकि अंकित ने हमेशा उपस्थिति, दबाव, दिखावे के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित किया था, लेकिन यह चुप्पी जो मैंने चुनी थी वह उसका अंधा बिंदु था। इस बीच मैंने सूरज के साथ काम करना जारी रखा। हर दिन मैं खुद को अधिक मजबूत, अधिक स्पष्ट, खुद का अधिक मालिक महसूस करता था। हम अपने परिवारों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक रात हथौड़ा मारते हुए सूरज रुका और बोला, देवराज जी, मैं अपने पिताजी से कभी नहीं मिला, लेकिन अगर वह होते तो मैं चाहता कि वह आप जैसे हों। और ये शब्द हवा में ऐसे ही तैरते हुए मेरे अंदर गहरे तक उतर गए, क्योंकि इतने लंबे समय में पहली बार किसी ने मुझे एक बोझ से बढ़कर, एक बूढ़े से बढ़कर कुछ और देखा था। उसने मुझे एक उदाहरण, एक शख्सियत, एक जड़ के रूप में देखा। धर्मशाला में भी मुझे चीजें नोटिस होने लगीं। इंस मेरी सावधानी से देखभाल करती थी। जब मैं रात का खाना नहीं खाता था तो मेज पर चाय छोड़ देती थी, बिना कुछ कहे मुझे किताबें देती थी। एक बार उसने मुझे पेड़ों पर एक किताब पढ़ते हुए पाया और पूछा कि क्या मुझे वे पसंद हैं। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में मैंने 3 पेड़ लगाए थे, हर बच्चे के लिए एक नींबू का, एक संतरे का और एक राख का पेड़। और बिना मेरी ओर देखे उसने जवाब दिया, पेड़ उन्हें छाया नहीं देते जो इंतजार करना नहीं जानते। मैं सब कुछ नहीं समझा, लेकिन यह मेरे अंदर गहरा उतर गया, क्योंकि अंदर से मैंने इंतजार किया था। मैंने बहुत इंतजार किया था। मैंने प्यार का इंतजार किया था, मैंने सम्मान का इंतजार किया था, मैंने कृतज्ञता का इंतजार किया था, और अंकित में उनमें से कुछ भी नहीं फूला, केवल अहंकार, केवल घृणा। एक दोपहर जब मैं कार्यशाला में कुछ औजारों को व्यवस्थित कर रहा था, सूरज ने मुझे अपने मोबाइल पर कुछ दिखाने के लिए बुलाया। देखिए देवराज जी। देवराज, क्या यह आपका घर नहीं है? और वहां वह फिर से था, वही तस्वीर, वही विज्ञापन, वही बाहरी दीवार, वही नींबू का पेड़। बस इस बार कीमत कम हो गई थी। संपत्ति तत्काल हस्तांतरण के लिए, मालिक विदेश में। मेरी जुबान बंद हो गई। अंकित बेचने के लिए बेताब था और बेशर्मी से झूठ बोल रहा था। वह कह रहा था कि मैं विदेश में हूं। ऐसा कैसा बेटा जो जल्दी पैसा कमाने के लिए अपने पिता को जीते जी दफन कर दे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। अमित ने नहीं पूछा, उसने अपना फोन रख लिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उदासी और गुस्सा देखा। शायद मेरे लिए, शायद खुद के लिए, क्योंकि जिनके पिता नहीं थे वे एक कमी लेकर चलते हैं, लेकिन जिनके पिता थे और उन्हें धोखा दिया गया वे एक अलग घाव लेकर चलते हैं। उस रात मैं अपने कमरे में लौट आया।
मैंने अपनी पत्नी राधिका की तस्वीर निकाली, वही जो मैं अपने साथ तब से लिए हुए था जब से मैं घर से निकला था। मैंने उनसे धीमी आवाज में बात की। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आप इस पर गर्व करेंगी या नहीं, लेकिन मैं यह अब अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यह हमारी कहानी के लिए है, क्योंकि हमारा घर कोई सौदा नहीं है। यह यादें हैं और कोई भी एक कमीशन के लिए हमारी पहचान नहीं मिटाएगा। अगले कुछ दिनों में डॉन हिलारियो ने मुझे पहले दस्तावेज सौंप दिए। उन्होंने एक औपचारिक पत्र तैयार किया था जिसमें अंकित से विज्ञापन हटाने और घर पर किसी भी कार्यवाही से बचने की मांग की गई थी। यदि वह ऐसा नहीं करता तो हम कानूनी रास्ता अपनाते। मैंने उनसे पूछा कि क्या पहले बात किए बिना यह भेजना अच्छा विचार था। उन्होंने कहा, जो लोग बिना चेतावनी के रौंदते हैं उन्हें यह नहीं बताया जाता कि आप कब उठ खड़े होते हैं। मैंने स्वीकार किया, बिना हिले, दृढ़ हाथ से हस्ताक्षर किए। 1 हफ्ते बाद जवाब आ गया। धर्मशाला में एक फोन आया। इनेस ने जवाब दिया। उसने गलियारे से मेरी तरफ देखा और कहा, यह आपके लिए है। एक आदमी अपना नाम नहीं बताना चाहता था। मैंने फोन उठाया। मैंने पहली हेलो में उसकी आवाज पहचान ली। अंकित, उसने हकलाते हुए कहा। पिताजी, आप कहाँ हैं? लेकिन उसकी आवाज में चिंता नहीं थी, डर था, खोने का डर। इस बात का डर कि जिस बूढ़े को वह हारा हुआ समझता था वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस कहा, तुम्हें पत्र मिल गया। सन्नाटा। फिर मेरा इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था, और मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने उससे कहा, जो उचित नहीं ठहराया जा सकता उसे समझाओ मत। जब तुम एक आदमी की तरह मेरे सामने आओगे तब हम बात करेंगे। और मैंने फोन रख दिया। वह फोन काटना एक चक्र को बंद करने जैसा था। मेरी नाड़ी नहीं कांपी, मेरे सीने में दर्द नहीं हुआ। मैंने बस एक गहरी शांति महसूस की, उस व्यक्ति की शांति जो अब छिपता नहीं है, क्योंकि अब मैं वह नहीं था जो गया था, वह था जिसने मुझे खो दिया था। मुझे कुछ दिनों तक अंकित की कोई खबर नहीं मिली, न कोई फोन, न कोई संदेश, न माफी मांगने की कोई कोशिश। शायद वह उम्मीद कर रहा था कि मैं नरम पड़ जाऊंगा, कि सन्नाटा संदेह का एक विराम होगा। लेकिन नहीं, वह सन्नाटा मेरी सीमा थी, एक रेखा जिसे उसने तब पार किया जब उसने मेरी मृत्यु की कामना ऊंची आवाज में की। और हालांकि उसे अभी तक नहीं पता था, हम अब एक ही नक्शे पर नहीं थे। मैं किसी और जगह पर था, न केवल भौगोलिक रूप से, मैं अपने जीवन के एक और बिंदु पर था जहां उसकी सफाई, उसके हाव भाव, उसकी कायरता अब मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। डॉन हिलारियो अपनी तरफ से कार्यवाही जारी रखे हुए थे। उन्होंने एक आधिकारिक सूचना प्रस्तुत की जिसने मेरी सहमति के बिना संपत्ति की बिक्री को रोक दिया। विज्ञापन हटा दिया गया। अंकित के साथ काम करने वाले प्रॉपर्टी वकील को भी सूचित किया गया। और यह सब बिना किसी हंगामे के, बिना आवाज उठाए, केवल कागजों से, व्यवस्थित ढंग से, न्याय से। क्योंकि कभी कभी आपको सुनने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस स्पष्ट रूप से बात करनी होती है। सच्चाई के साथ इनेस को एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। उसने मुझसे पूछा कि क्या सब ठीक है। मैंने उससे कहा कि हाँ, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि भले ही मैं ये छोटी सी लड़ाई जीत रहा था, कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था, कुछ जिसे मैं दस्तावेजों या वकीलों से हल नहीं कर सकता था। और वह सवाल जो मैं हर रात खुद से पूछता था, अपने कमरे की लकड़ी की छत के सामने खामोशी में, मैंने उसे कब खो दिया? जब मेरे बेटे ने मुझे पिता के रूप में देखना बंद कर दिया और मुझे एक बोझ के रूप में देखने लगा। और इससे भी बदतर, क्या मैं उस दरार का दोषी था? कोई अचानक बूढ़ा नहीं हो जाता, न ही बच्चे रातों रात कृतज्ञ हो जाते हैं। यह एक टूट फूट है, एक मूक टूट फूट जो बिना बातचीत के भोजन में, भूले हुए जन्मदिनों में, कभी न आने वाले मैं आ रहा हूं में रिश्ती जाती है। और मैंने शांति बनाए रखने के लिए बहुत कुछ निगल लिया। लेकिन कभी कभी शांति युद्ध से अधिक महंगी होती है, क्योंकि यह आपकी आवाज, आपकी उपस्थिति, आपकी कहानी को मिटाती जाती है। और एक दिन आप वहां नहीं होते, आप वहां हैं, हाँ, कमरे में बैठे हैं, लेकिन कोई आपको नहीं देखता, कोई आपको नहीं सुनता, कोई आपको याद नहीं करता। एक दोपहर कार्यशाला में बैठे अमित मेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आया। यह एक धातु की प्लेट थी जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ था, देवराज मोरालेस, लोहार। उसने इसे अपने हाथों से बनाया था। उसने मुझसे कहा, आपने मुझे 1 महीने में इतना कुछ सिखाया जितना कई लोगों ने पूरी जिंदगी में नहीं सिखाया। यह कार्यशाला भी आपकी है। मैंने इसे सावधानी से लिया। मैंने अक्षरों पर अपनी उंगलियां फेरी। मैंने अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया, क्योंकि बहुत समय हो गया था, बहुत ज्यादा, कि किसी ने मेरा नाम किसी चीज को छीनने के इरादे के बिना नहीं लिया था। हमने प्लेट को प्रवेश द्वार पर टांग दिया। तब से कुछ ग्राहक गुरुजी देवराज के बारे में पूछने लगे। मैं अंदर ही अंदर हंसता था। गुरुजी 78 साल की उम्र में, बाद में
एक निरर्थक बूढ़ा कहलाने के बाद, अपने ही घर में चुप कराए जाने के बाद, अब एक ऐसे कस्बे में जहां मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे एक जगह मिली। और तब मैं कुछ समझा। अंकित ने मुझसे कुछ नहीं छीना था, उसने तो बस मुझे खुद को फिर से खोजने के लिए धकेला था। क्योंकि जब आपके चारों ओर सब कुछ आपको बुझा देता है तो कभी कभी अपनी रोशनी को याद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि उस फोन कॉल के तीसरे हफ्ते बाद अंकित दिखाई दिया, न तो गेस्ट हाउस में, न ही वर्कशॉप में, बल्कि चौराहे पर। मैं अपनी बेंच पर बैठा था, इनेस के साथ चाय पी रहा था, लोगों को आते जाते देख रहा था, और मैंने उसे कुछ ही दूरी पर देखा। उसका चेहरा परेशान था, अकेला, अपनी पत्नी के बिना, अपने बच्चों के बिना, बिना मुस्कान के। वह मेरी ओर चला और बिना नमस्ते किए, बिना लाग लपेट के बोला, पिताजी, हमें बात करनी है। मैंने ऊपर देखा, उसे बैठने की जगह दी, लेकिन मैंने उसे माफ़ी नहीं दी, क्योंकि माफ़ी रोटी की तरह नहीं दी जाती, वह कमाई जाती है। और उसे अभी अभी यह समझना शुरू हुआ था कि उसने क्या किया था। अंकित बेंच पर ऐसे बैठ गया जैसे उसके शरीर का वजन 2 गुना हो गया हो। वह जमीन की ओर देख रहा था, अपने हाथों को ऐसे हिला रहा था जैसे शब्दों को व्यवस्थित करना चाहता हो, लेकिन वे निकल नहीं रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसे देखता रहा, जैसे कोई घायल चिड़िया को देखता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता कि वह आपको काटेगी या भीख मांगेगी। इनेस समझदारी से उठ गई और मुझे उसके साथ अकेला छोड़ दिया। हमारे बीच की चुप्पी असहज नहीं थी, यह आवश्यक थी। बहुत कुछ दबा हुआ था, बहुत कुछ निगला गया था, बहुत कुछ जमा हो गया था। अंकित ने एक बार सिर उठाया और एक माफी छोड़ी। माफ करना पिताजी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, जैसे उसे डर हो कि हवा उसे उड़ा ले जाएगी। लेकिन वे शब्द हालांकि आवश्यक थे, पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि किसी की मौत की कामना करने के लिए चौराहे पर फुसफुसाहट में माफी नहीं मांगी जाती। माफी उपस्थिति के साथ मांगी जाती है, कर्मों के साथ, उन निर्णयों के साथ जो आपको अंदर से तोड़ देते हैं और यह दिखाते हैं कि आपने उस नुकसान को समझा जो आपने किया था, और उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। मैंने उसे बिना गुस्से के, बिना आंसू के देखा, बस उस शांति के साथ जिसे अब कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अकेला आया था, और उसने कहा कि हाँ, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आना चाहती थी, उसके सास ससुर भी नहीं। और तभी मैं सब कुछ समझ गया। वह मुझे प्यार के लिए देखने नहीं आया था, वह इसलिए आया था क्योंकि उसे अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसकी दुनिया जिसे उसने मेरे ऊपर बनाया था बिखर रही थी। उसने मुझे धीमी आवाज में बताया कि प्रॉपर्टी डीलरों ने अनुबंध तोड़ दिया, कि कुछ दोस्त दूर हो गए जब विज्ञापन को कानूनी चेतावनी के साथ सार्वजनिक रूप से हटा दिया गया। उसने कहा कि सास ससुर ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जिस महिला के साथ वह सोता था उसे अब उस पर भरोसा नहीं था, कि उसके अपने बच्चे उसे ऐसे देखते थे जैसे वे उसे पहचानते ही न हो। और तभी बिना यह जाने अंकित टूट गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, पिताजी, मैं गलत था। मुझे लगा आप एक बोझ थे, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप एक स्तंभ थे। मुझे संतुष्टि महसूस नहीं हुई, मुझे बदला महसूस नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ। उसके लिए नहीं, बल्कि उन चीज़ों के लिए जो हमने बनाना छोड़ दी, उन सभी चीज़ों के लिए जो रास्ते में खो गईं। क्योंकि अगर उम्र के साथ कोई चीज़ सीखता है तो वह यह है कि कुछ चीज़ें एक बार टूट जाने के बाद कभी ठीक नहीं होती। वे जुड़ जाती हैं, हाँ, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। वे किसी और जगह से फिर से बनाई जाती हैं, लेकिन वैसी ही, वे कभी वैसी नहीं होती। मैंने उससे कहा, मैं इस कस्बे में मरने नहीं आया अंकित, मैं खुद को याद दिलाने आया हूं कि मैं कौन हूं, और अब तुम भी उसी कारण से यहां हो, क्योंकि तुम मेरे बारे में बनाई गई छवि के बिना खुद को नहीं जानते। हम वहीं बैठे रहे, बिना किसी योजना के, बिना किसी वादे के। मैंने उससे नहीं पूछा कि क्या वह चाहता है कि मैं वापस आऊं। मैंने उसे अपना घर या अपना पैसा नहीं दिया। मैंने उसे सलाह नहीं दी, बस उसे बोलने दिया। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद उसे बुरे सपने आने लगे थे, कि वह अपनी खाली कुर्सी का सपना देखता था, मेरी प्लेट के बिना मेज का, मेरी चीज़ों के गायब होने का, कि उसने एक पल के लिए सोचा था कि मैं अपनी जान लेने गया था। और इससे उसे डर लगा, क्योंकि उसने पाया कि भले ही वह मुझे तुच्छ समझता था, फिर भी वह सहारा देने के लिए मेरी छाया पर भरोसा करता था। मैंने उससे कहा कि मेरा जीवन उसका नहीं था, कि मेरे निर्णय भी नहीं थे, कि मैं उसे दोषी महसूस न करने के लिए वापस नहीं आया, बल्कि ये स्पष्ट करने के लिए कि वह बूढ़ा जिसे उसने दफन समझा था, अब उसकी अपनी आवाज़ थी, कि मैं अब और नहीं छिपा था, कि मुझे उसकी माफ़ी या उसके स्नेह की ज़रूरत नहीं थी। हम बिना कुछ और कहे बेंच से उठे। मैंने उसे वर्कशॉप का पता दिया। मैंने कहा, अगर तुम देखना चाहते हो कि सम्मान कैसे कमाया जाता है तो वहाँ से होकर जाना। और मैं चला गया। मैं सिर उठाकर वापस चला। मुझे राहत महसूस नहीं हुई, मुझे न्याय महसूस हुआ।
क्योंकि कोई माफ तो कर सकता है, लेकिन भूल जाना खुद के साथ विश्वासघात है। अंकित अगले दिन वर्कशॉप वापस नहीं आया, न ही उसके अगले दिन। पूरे 1 हफ्ते तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला और मैं उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि शर्म उसे इतनी जल्दी हिलने नहीं देगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई यह सोचकर करता है कि उसे कभी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, और जब समय आता है तो पैर कांप जाते हैं। इस बीच मैं अपनी दिनचर्या पर बना रहा। मैं सुबह जल्दी उठता था, मैथ्यू के साथ लोहे की दुकान तक चलता था। हम हमेशा की तरह बेंच पर चाय पीते थे और आग जलाते थे, जैसे और कुछ मायने ही न रखता हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो बदल गया था, उसके लिए नहीं, मेरे लिए। अंकित को उस बेंच पर अकेला, निहत्था, हारा हुआ देखना मुझे खुशी नहीं हुई थी। इसने मुझे दिखाया था कि उसने जो घाव मुझे दिया था वह उसने खुद को भी दिया था, और यह किसी भी विश्वासघात से कहीं अधिक दुखद था, क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं वे अक्सर खुद को भी भूल जाते हैं। सूरज ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उस दिन मुझे थकी हुई आंखों से वापस आते देखकर उसने बस एक साफ कपड़ा दिया, मुझे चाय पिलाई और एक लोहे के दरवाजे के ऑर्डर के बारे में बताया जिसे हम साथ मिलकर बनाने वाले थे। हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे को इतना जानते थे कि अनकही बातों में भी एक दूसरे को समझ सकें। वह भी एक बिना पिता का बच्चा था, और चुपचाप हम जानते थे कि हर कील, हर चिंगारी, हर हथौड़े की चोट हमारे अपने घावों को भरने का एक तरीका था। कभी कभी दिन के अंत में जब हम वर्कशॉप साफ करते हुए अकेले होते थे, सूरज मुझे एक शांत सम्मान के साथ देखता रहता था। एक शाम उसने मुझसे कहा, आप यहां भागने नहीं आए थे, आप यहां होने आए थे। और वह सही था। मैनपुरी मेरी छिपने की जगह नहीं थी, वह मेरा आईना था, और कई सालों में पहली बार मुझे अपना प्रतिबिंब पसंद आया। ईना भी फर्क महसूस करती थी। वह मेरे लिए नई जड़ी बूटी वाली चाय बनाती थी, मेरे कमरे के दरवाजे के पास किताबें छोड़ देती थी, और कभी कभी दबे हुए ढंग से पूछती थी कि मेरा दिल कैसा है। वह मेरी सेहत की बात नहीं कर रही थी, मैं जानता था। वह दूसरी बात कर रही थी, आत्मा की, घाव की, यादों की। मैं उसे एक छोटी सी मुस्कान, सिर के एक हल्के से इशारे से जवाब देता और अपनी चुप्पी में लौट जाता। लेकिन वह उन सभी महिलाओं की तरह बुद्धिमान थी जिन्होंने जितना कहा था उससे अधिक खोया था। वह पूरी तरह से समझती थी, और मेरे लिए इतना ही काफी था। उस महीने के मध्य में कुछ असामान्य हुआ। एक चमकती हुई काली गाड़ी वर्कशॉप के सामने रुकी। उसमें से एक लंबी, बालों को रंगी हुई, गहरे चश्मे और एक ब्रांडेड पर्स वाली महिला उतरी। वह शालिनी थी, अंकित की पत्नी। वह हमारी तरफ ऐसे चली जैसे गंदी जमीन पर चल रही हो। उसने एक कसा हुआ नमस्ते कहा और मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा। सूरज बिना एक शब्द कहे पीछे हट गया। मैंने अपने दस्ताने उतारे, माथे से पसीना पोंछा और उसे औजारों की मेज के पास एक पुरानी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने सब कुछ ऐसे देखा जैसे कोई किसी और की जिंदगी देख रहा हो, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मैं एक घर के मालिक से एक खोए हुए गांव में लोहार कैसे बन गया था। उसने मुझसे कहा कि अंकित उदास है, कि वह ठीक से खाना नहीं खा रहा है, कि उसके व्यापार, घर के कांड, जैसा कि उसने इसे कहा था, के बाद से ठप पड़ गए हैं, कि उसके ससुराल वाले अब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, कि बच्चे दादाजी के बारे में पूछ रहे हैं, और शायद मैं बस थोड़ा सा झुक सकता हूं ताकि परिवार न टूटे। मैंने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया, मैंने उसे बोलने दिया। मुझे उसे सुनने की जरूरत थी, मुझे खुद को समझाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद रखने के लिए कि मैं क्यों गया था। शालिनी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत कठोर था, कि ऐसे गायब हो जाना स्वार्थी था, कि मैं बात कर सकता था, कि अंकित ने खुद को परित्यक्त महसूस किया। मैं अंदर ही अंदर हंसा, उपहास से नहीं, दुख से, क्योंकि उन शब्दों में कुछ बहुत ही विकृत था। जो तुम्हारी मौत की कामना करता है वह बाद में तुम्हें परित्याग का आरोप लगाता है। जो तुम्हें एक पुराने फर्नीचर तक सीमित कर देता है वह बाद में सम्मान के लिए तुम्हें वापस आने की मांग करता है। मैंने उससे दृढ़ आवाज में कहा। मैं उसे दंडित करने के लिए नहीं गया था, मैं खुद को बचाने के लिए गया था। और आपको मैडम शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझ जैसे एक बूढ़े व्यक्ति में अभी भी बिना इजाजत उठे खड़े होने की ताकत है। वह बिना जवाब दिए उठ गई। उसकी इत्र की खुशबू हवा में तैरती रही, लेकिन उसका अभिमान नहीं। वह टुकड़ों में टूट गया था, वापस नहीं आया, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगले दिन अंकित खुद आया, इस बार अकेला। वर्कशॉप पैदल चलकर आया, बिना आवाज उठाए, बिना बहाने। उसने अपनी टोपी उतारी, मेरी आंखों में देखा और कहा, पिताजी, मैं सीखना चाहता हूं। मैं समझा नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि यह कोई और रणनीति है, हेरफेर का एक और प्रयास, लेकिन नहीं। मैंने उसकी मुद्रा से जाना, उसके खाली हाथों से, उसकी लाल आंखों से। मैं सीखना चाहता हूं जो आप करते हैं।
मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते तो भी मैं समझता हूं। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। सूरज पीछे से मुझे भी देख रहा था, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। इना जाली से अपनी झाड़ू रोके हुए देख रही थी और मैं खुद को एक चौराहे पर महसूस कर रहा था। मैं उसे नहीं कह सकता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि नुकसान हो चुका है। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी जारी रख सकता था जैसा कि अब तक कर रहा था और कोई मुझे दोष नहीं देता। लेकिन मैंने कुछ और चुना, करुणा के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि कुछ और कठोर, अधिक गरिमामय के लिए, भावनात्मक न्याय के लिए। मैंने उससे कहा, तुम हर दिन सुबह 7 बजे आओगे, तुम झाड़ू लगाओगे, व्यवस्थित करोगे, सबसे भारी सामान उठाओगे। तुम जितना बोलते हो उससे ज्यादा चुप रहोगे और तुम मुझे पिताजी नहीं बुलाओगे। नहीं, यहां तुम मुझे गुरुजी बुलाओगे। अंकित ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और कहा, हाँ गुरुजी। ये उसकी पहली सीख थी। ऐसे हमने शुरुआत की। दिन ब दिन मैंने उसे पहले से कहीं ज्यादा पसीना बहाते देखा, अपनी उंगलियां काटते, अपनी बाहें जलाते, लोहे से निराश होते, गर्मी से पीड़ित होते देखा। मैंने उसे बोलने की अपनी इच्छा को निगलते देखा। मैंने उसे मेरे हाथों को ऐसे देखते देखा जैसे वे पवित्र औजार हों। मैंने उसे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से माफी मांगना सीखते देखा। और धीरे धीरे, बिना किसी के ध्यान दिए, उसने एक जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे दिल में नहीं, उस पर अभी भी ताला लगा हुआ था, लेकिन हाँ, वर्कशॉप में, दिनचर्या में, धूल में, मेहनत में। सूरज उसका सम्मान करता था। इना उसे पानी देती थी, मैं उसे देखता था। एक शाम जब हम एक खिड़की का फ्रेम बना रहे थे, उसने मुझे नम आंखों से देखा। उसने मुझसे कहा, मैं कभी नहीं समझा कि आप क्या थे, जब तक जो कमी तुमने महसूस की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हथौड़े पर अपनी पकड़ और कस ली, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जाता, उन्हें बस सहना पड़ता है। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि इससे बड़ा कोई न्याय नहीं कि जब इंसान बदले में कुछ उम्मीद न करे, तब उसे अपने अतीत की पहचान मिले। मैनपुरी में सर्दियों ने ऐसी खामोशी ओढ़ी थी जो हड्डियों तक टीस पहुंचाती थी। सुबह और ठंडी हो गई थी। लोहार की भट्ठी को गर्म होने में ज्यादा वक्त लगता था और चाय का घना धुआं हमारे हाथों के बीच उठता था। अंकित रोज वक्त पर आता था, कभी नहीं चूकता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसका शरीर सब कह देता था। निहाई पर हर वार में, हर उस औजार को धोने में जो बिना कहे धोता था, हर बार मेरे या मटेश के देखने से पहले वर्कशॉप का कचरा साफ करने में वो अपनी खामोश पछतावे को लिखता जाता था। और मैं अपनी सतर्कता कम किए बिना उसे देखता रहता था। इसलिए नहीं कि मैं उसमें कोई कमी ढूंढ रहा था, बल्कि इसलिए कि आखिर इस सब के बाद भी मुझे यकीन करना मुश्किल था कि वही बेटा जिसने कभी मेरा अपमान किया था, अब एक ऐसे बूढ़े आदमी से सीखने के लिए कमर झुका रहा था जो उसके हिसाब से किसी काम का नहीं था। पर वो वहां था, दिन ब दिन, फटी हुई हथेलियों के साथ, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं और एक ऐसा सम्मान जो देर से ही सही पर नकली नहीं था। एक शाम जब सूरज वर्कशॉप के पीछे ढल रहा था और आग की गर्मी अभी भी दीवारों में धड़क रही थी, अंकित मेरे पास एक गलत घड़ी हुई चीज लेकर आया। उसे मेरे सामने रखा और बोला, मुझसे नहीं बना। मैंने उसे लिया, जांचा और दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि तुमने जल्दबाजी की। लोहे को गर्मी और वक्त चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भरोसे को। उसने नजरें झुका लीं और सिर हिलाया। उसने कुछ और नहीं कहा, पर उसकी खामोशी में मैं समझ गया कि वो समझ गया था, क्योंकि वक्त न सिर्फ घावों को भरता है बल्कि सिखाता भी है। और उस वर्कशॉप में हर गलती का अपना सबक था और हर दिन उसे न दोहराने का एक अवसर। मटेश अपनी ओर से हथौड़ों की चोट से दोबारा लिखी जा रही इस कहानी का एक खामोश दर्शक बन गया था। उसने, जिसने अपने पिता को कभी नहीं जाना था, हमारी साझा खामोशियों में परिवार का एक अलग रूप पाया था। कभी कभी मैं उसे अंकित को एडमिरेशन और दर्द के मिश्रण से देखते हुए पकड़ता था, जैसे वो उसमें वो देखता हो जो उसकी अपनी कहानी हो सकती थी अगर चीजें अलग होती। एक शाम उसने मुझसे कबूल किया, मुझे लगा था कि आप उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने बिना देखे जवाब दिया, मैंने अभी तक किया ही नहीं है। और यह सच था, क्योंकि माफ करना मिटाना नहीं है, ये बिना गुस्से के याद रखना है। और वहां तक मैं अभी पहुंचा नहीं था। इनेस अभी भी हर बारीकी का ध्यान रख रही थी, जैसे कोई अदृश्य शॉल बुन रही हो। वो शुक्रवार को गरम रोटी, दरवाजे की मेज पर सूखी फूल और नैपकिन पर लिखे संदेश छोड़ जाती थी, जिनमें ऐसे वाक्य होते थे जो मुझे घंटों सोचने पर मजबूर कर देते थे। बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन अगर रास्ता सही हो तो वे खुद ही लौट आते हैं। कभी कभी वो और सीधी होती थी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वे लौटते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वे कैसे लौटते हैं। मैंने उसे जवाब नहीं दिया,
लेकिन मेरे अंदर वो वाक्य रह जाते थे, क्योंकि इनेस में उन महिलाओं की समझदारी थी जिन्होंने जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा जिया था, और उसका हर शब्द एक पत्थर था जो मुझे सहारा देता था। ऐसे कई हफ्ते बीत गए। काम बढ़ गया। हमें पड़ोसी गांवों से ऑर्डर मिले। हमने लोहे के दरवाजे गढ़े, पुरानी बालकनी को बहाल किया, औपनिवेशिक खिड़कियों के लिए संरचनाएं बनाई। अंकित ने मटेश का भरोसा जीत लिया। मैंने उसे छोटे छोटे काम सौंपना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसे कभी बेटा नहीं कहा, एक बार भी नहीं। उसने भी मुझे कभी पिताजी नहीं कहा। हम गुरु और शिष्य थे, लोहार थे, आदमी थे, बस। और उस संदर्भ में यही सब कुछ था। एक रात जब हम वर्कशॉप बंद कर रहे थे, अंकित ने मुझे कुछ देर चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चला। हमने चौराहा पार किया। हमने लालटेन को एक एक करके जलते देखा। हमने पत्थरों वाली सड़क पर अपने कदमों की गूंज सुनी। वह एक बेंच के सामने रुका और मुझसे कहा, यह मैंने लगवाई थी। उसने मुझे समझाया कि उसने वह बेंच सालों पहले नगर पालिका को अपनी कंपनी के नाम की एक छोटी सी प्लेट के साथ दान की थी। उसने मुझे देखने के लिए कहा। मैं पास गया। प्लेट पहले से ही जंग लगी हुई थी, लगभग अपठनीय। जब कोई सोचता है कि सब कुछ हमेशा रहेगा तो ऐसे ही सब मिट जाता है, उसने कहा। और मैं समझ गया कि वह केवल बेंच की बात नहीं कर रहा था, वह अपनी बात कर रहा था। हम पुराने व्यू पॉइंट तक चलते रहे। गांव वहां से एक खामोश शिशुशाला जैसा दिखता था, जो केवल कुछ लालटेनों और छांच से रोशन था। अंकित एक चट्टान पर बैठ गया और पहली बार दिल खोलकर बोला। उसने कहा कि मेरे जाने के बाद वह सो नहीं पाता था, कि उसका घर बड़ा और आलीशान होने के बावजूद उसे खाली लगता था, कि उसके बच्चे जो पहले इतने करीब थे अब उस पर कुछ भी भरोसा नहीं करते थे, कि उसकी पत्नी उसे दया से देखती थी, कि उसके ससुराल वाले उसे अब आदर्श दामाद नहीं मानते थे, कि एक पल के लिए उसने सब कुछ बेचकर चले जाने, गायब हो जाने के बारे में सोचा। लेकिन फिर उसे वर्कशॉप याद आई, आग और लोहे का वह स्थान जहां मैं एक नए आदमी के रूप में खड़ा हुआ था, और वह भी ऐसा ही करना चाहता था। उसने मुझे बताया कि उसने अभी भी मेरे द्वारा बनाए गए चित्र रखे हुए थे जब वह बच्चा था, कि कभी कभी सुबह वह उस डिब्बे को खोलता था जहां उसने अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड रखे थे, और मेरे सघन अक्षर देखता था जो अभिभावक के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। उसने मुझसे कहा कि अब वह समझ गया था कि यूनिफॉर्म धोने, खाना बनाने, बुखार की देखभाल करने, डबल शिफ्ट काम करने और फिर भी स्कूल के त्योहार पर समय पर पहुंचने में क्या खर्च होता है। और उसने मुझसे कबूल किया कि अभी हाल तक मैं सोचता था कि मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया, पर अब मैं जानता था कि यह उससे कहीं ज्यादा था। मैंने रुकना चुना था, परवरिश करना, देखभाल करना, प्यार करना, बिना कुछ मांगे। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह चुपचाप इंतजार करता रहा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर मैनपुरी को देखा, गहरी सांस ली और कहा, मुझे हर दिन तुम्हारा माफी मांगना नहीं चाहिए, पर मुझे यह जरूर चाहिए कि तुम फिर कभी यह मत भूलो कि मैं कौन हूं। उसने सहमति में सिर हिलाया, भरी हुई आंखों से मुझे देखा और कई सालों में पहली बार कहा, पिताजी धन्यवाद। ये शब्द टूटी आवाज में गंदे हाथों से अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर कहे गए किसी भी आलिंगन से ज्यादा मूल्यवान थे। हम आराम से वापस चले। धर्मशाला पहुंचने पर इनोस हमें 2 कप चाय के साथ इंतजार कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमें चाय दी, मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। अंकित ने मुझे आखिरी बार देखा और पूछा, क्या मैं कल वापस आ सकता हूं? मैंने जवाब दिया, अगर तुम देर से आए तो हमें जान जाओगे। और वह मुस्कुराया। ये पहली सच्ची मुस्कान थी जो मैंने उसे उस दिन से देखी थी जब वह उस बेंच पर बैठा था जिस दिन वह लौटा था। और उस रात सोते समय मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने आखिरी बार अपने घर छोड़ने के बाद से महसूस नहीं किया था। शांति, पूरी नहीं, सही नहीं, पर इतनी काफी कि सीने पर कोई बोझ महसूस किए बिना सो सकूं, क्योंकि शायद अब असली पुनर्मिलन शुरू हो रहा था। अगले दिन अलग थे, इसीलिए नहीं कि सब कुछ पल भर में बदल गया था, बल्कि इसलिए कि कुछ जरूरी चीज हिल गई थी। अंकित अभी भी उस आदमी की समयबद्धता के साथ कार्यशाला में आता था जो जानता था कि वह सिर्फ नौकरी से ज्यादा कुछ दांव पर लगा रहा है। हथौड़ा उठाते समय उसके हाथ अब इतने ज्यादा नहीं कांपते थे। लोहे को काटने से पहले वह अब इतना ज्यादा संशय नहीं करता था, पर सबसे बढ़कर अब उसे कुछ भी साबित करने के लिए बात करने की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर, उसका समर्पण, उसकी लगातार उपस्थिति किसी भी माफी से ज्यादा प्रभावशाली थी। मैं उसे करने देता, उसे चुपचाप देखता, जरूरत पड़ने पर उसे सुधारता, पर उस तनाव के बिना जो पहले था। शायद इसीलिए कि मैं समझ गया था कि आखिरकार उसने भी समझ लिया था कि वह हमेशा के लिए हक से बेटा नहीं था, बल्कि हर बार जब कोई उसे बनाता है तो वह उसका सम्मान करके बेटा बनता है। अमित हमेशा की तरह चुप रहने वाला, सब कुछ का गवाह था।
अंकित और मेरे बीच के हाव भाव को देखने के उसके तरीके में कुछ ऐसा था जिससे मुझे समझ में आता था कि यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं थी, यह उसकी भी थी। उसकी खामोशी में एक बिना पिता का बचपन, किसी की प्रशंसा करने की, किसी से डरने की, किसी को असफल करने की और फिर से आंखों में देखने की कभी पूरी न हुई इच्छा बसी थी। मैंने यह तब देखा जब एक दोपहर उसने मुझे कुछ खरीदारी करने जाने के दौरान खुद को अंकित के साथ कार्यशाला में अकेले रहने के लिए कहा। मेरे लौटने पर मैंने उन्हें कुछ तख्तों पर बैठे रोटी खाते और लोहे के काम के बारे में बात करते पाया, जैसे वे जीवन के बारे में बात कर रहे हों। अंकित ने मुझे अंदर आते ही ऐसे देखा जैसे वह अनुमोदन की तलाश में हो, और अमित ने बस कहा, वह जल्दी सीखता है पर उसे नहीं पता कि कब सांस लेनी है। और हम तीनों पहली बार हंसे। हम तीनों साथ हंसे, परिवार के तौर पर नहीं, बल्कि उन पुरुषों के तौर पर जो अपने बोझ का वजन समझते हैं, पर जो कभी कभी उसे कुछ देर के लिए उतारने का फैसला करते हैं। उसी रात इनोस ने मेरे लिए एक खास डिनर बनाया। दाल, ताज़ी बनी रोटी और थोड़ी सी लाल शराब जो उसने खास मेहमानों के लिए बचा रखी थी। मैं उसके साथ धर्मशाला की गैलरी में बैठा और बहुत समय बाद हमने बिना किसी लाख लपेट के बात की। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अंकित को माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि नहीं, यह माफ़ी के बारे में नहीं था, यह याद रखने के बारे में था कि मैं उसके कहे शब्दों को मिटाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह उन्हें हमेशा याद रखे, खुद को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें फिर कभी न दोहराने के लिए। कुछ शब्द एक बार कह दिए जाने के बाद दफन नहीं किए जा सकते, पर उन्हें तब तक पाला जा सकता है जब तक वे छाया न दें। इनोस मुस्कुराई, अपना गिलास उठाया और मेरे साथ टोस्ट किया, जो घावों के साथ भी खिलता है। कुछ दिनों बाद मुझे एक पत्र मिला। उस पर भेजने वाले का पता नहीं था, पर मैंने अपनी बेटी यूजेनिया की लिखावट पहचान ली। उसने मुझे बताया कि उसे मेरे गायब होने के बारे में पता चला था, कि अंकित ने आखिरकार उन्हें बताया था कि क्या हुआ था, और उसे शर्म आ रही थी कि उसने पहले मेरी तलाश नहीं की। उसने कहा कि अगर मैं कभी बात करना चाहूं तो वह वहीं होगी। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने मिलने का वादा नहीं किया, उसने बस दरवाज़ा खोला। और यह मुझे सब कुछ से ज़्यादा दर्द दिया, क्योंकि यूजेनिया ने मुझे शब्दों से कभी अपमानित नहीं किया, पर अपनी अनुपस्थिति से किया। और कभी कभी जो कहा नहीं जाता वह चीखों से ज़्यादा भारी होता है। मैंने बिना जवाब दिए पत्र रख दिया, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि अभी समय नहीं आया था। घावों की अपनी गति होती है जो इच्छा शक्ति से अलग होती है, और व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब इंतज़ार करना है। एक सामान्य दोपहर, बिना किसी सूचना के, अंकित अपने बेटों को साथ ले आया। 2 शांत किशोर, झुकी हुई आंखों और तनावपूर्ण शरीर के साथ। अमित ने उन्हें जूस दिया और मैं बस देखता रहा। मैंने उन्हें गले नहीं लगाया, मैंने उन्हें दादाजी कहने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने उन्हें बस कार्यशाला दिखाई, निहाई, गर्मी, धूल। मैंने उन्हें बताया कि हम हर टुकड़े को कैसे गढ़ते हैं, कैसे लोहा तब तक आकार नहीं लेता जब तक वह पिघलने वाला ना हो। और इस स्पष्टीकरण के बीच मैंने देखा कि सबसे छोटा मुझे डर और जिज्ञासा के मिश्रण से देख रहा था। मैं पास गया, उसे लोहे का एक टुकड़ा दिया और कहा, क्या कोशिश करना चाहते हो? वह झिझका। अंकित ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने उसे लिया, उसे गलत तरीके से मारा। एक आवाज हुई, खाली जगह। उसने मुझे देखा और मैंने कहा, कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे ही होती है, जरूरी है हथौड़ा न छोड़ना। और वह वाक्य हवा में अटक गया। जब वे चले गए तो अंकित पास आया और बोला, प्रश्न न पूछने के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब दिया, उन्हें नहीं पता कि तुमसे कैसे बात करनी है, इसका डर है। कभी कभी खामोशी बातों से ज्यादा सिखाती है। और वह समझ गया। अगले कुछ दिनों में अंकित बच्चों को 2 बार और लेकर आया। उनमें से एक ने माधव को एक दरवाज़ा रंगने में मदद की, दूसरे ने वर्कशॉप में झाड़ू लगाई, और मैं उन्हें करने देता था। ऐसे नहीं जैसे कोई अनुमति देता है, बल्कि ऐसे जैसे कोई उन युवा पेड़ों को बढ़ता हुआ देखता है जो एक सूखे हुए तने के चारों ओर उग रहे हैं, लेकिन जिसमें अभी भी रस था। एक रविवार की सुबह जब हम धर्मशाला के सामने कॉफ़ी पी रहे थे, अंकित ने मुझे एक लिफाफा दिया। अकेले में पढ़ना। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने उसे रख लिया। उस रात अपने कमरे की शांति में मैंने उसे खोला। वह हाथ से लिखा एक पत्र था। उसमें उसने मुझे ऐसी बातें बताईं जो उसने कभी नहीं कही थीं। उसने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, ईशा के प्रति अपनी जलन के बारे में, कि कैसे वह मानता था कि मैं उसे ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि वह रोती थी और मैं उसे गले लगाता था, जबकि उसे मैं कहता था कि मजबूत बनो। उसने कबूल किया कि वह हमेशा दूसरे स्थान पर महसूस करते हुए बड़ा हुआ था, कि हथौड़े पर मेरी हर चोट उसे एक सज्जा लगती थी,
कि वह कभी नहीं समझा कि मैं अपने पास मौजूद औजारों से परवरिश करता था, न कि उन औजारों से जिनकी उसे ज़रूरत थी, कि उसका अभिमान एक कवच था, कि जब मेरी खामोशी स्थायी हो गई तो उसे भ्रम हुआ और इसीलिए बड़े होकर वह हर चीज़ में मुझसे जीतना चाहता था, घर, पैसा, सम्मान, कि वह अहंकारी बन गया। इसलिए नहीं कि वह मुझसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे यह महसूस करना था कि आखिरकार उसने मुझे पार कर लिया है, और जब उसने यह हासिल कर लिया तो उसने पाया कि उसने कुछ नहीं जीता था। जो वास्तव में मूल्यवान था वह उसने खो दिया था। मैंने आंखें भरी हुई पर बिना आंसू के पत्र पढ़ना समाप्त किया, क्योंकि कभी कभी आंसू ज़रूरी नहीं होते। बस यह जानना काफ़ी है कि आखिरकार कोई समझ गया, और वह बिना क्षमा कहे भी एक प्रकार की शांति थी। उस रात मैं धर्मशाला के बगीचे में निकला। आकाश साफ था, चांद पूरा था। मैं बेंच पर बैठा एक छोटी सी बत्ती जलाई और अपनी नोटबुक खोली। मैंने आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा। मैं इसलिए नहीं गया कि लोग मुझे याद करें, मैं इसलिए गया कि वे याद रखें कि मैं कौन था। मैंने नोटबुक बंद की, उसे रख लिया, गहरी सांस ली और जाना कि मेरी कहानी उस जगह पहुंच रही थी जहां उसे खत्म होना था। एक समापन के रूप में नहीं, बल्कि एक जड़ के रूप में जिसने आखिरकार मजबूत जमीन पाली थी। जिंदगी कभी कभी तुम्हें वह वापस नहीं देती जो तुमने दिया, और समय के साथ आदमी सीखता है कि कृतज्ञता हमेशा उससे नहीं मिलती जिससे तुम उम्मीद करते हो। कई सालों तक मैं एक शब्द, एक भाव, एक पहचान की उम्मीद में जीता रहा। मैं सोचता था कि जिस दिन मेरे बच्चे मुझे देखेंगे और कहेंगे धन्यवाद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वास्तव में जिस चीज़ ने ठीक किया वह शब्द सुनना नहीं था, बल्कि उसके बिना जीना सीखना था। यह समझना था कि मैं क्या था, मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, भले ही किसी ने उसकी सराहना न की हो। मैनपुरी में मुझे सिर्फ एक ठिकाना नहीं मिला, मुझे अपने आप का एक ऐसा रूप मिला जिसे मैं भूल गया था। वह आदमी जिसे सम्मान महसूस करने के लिए एक बड़े घर की ज़रूरत नहीं थी। वह पिता जिसे महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए बाबूजी कहलाने की ज़रूरत नहीं थी। वह लोहार जिसने आग और धातु के बीच अपनी आत्मा को फिर से गढ़ा। अंकित वह बेटा नहीं बना जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, लेकिन धीरे धीरे वह आदमी बनने लगा जो शायद वह हमेशा से बनना चाहता था और कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने कभी एक आदर्श रिश्ते की मांग नहीं की, मैंने सिर्फ सच्चाई, निरंतरता, सम्मान की मांग की। और भले ही देर से आया, आखिरकार आया। उस सर्दी में दिवाली से ठीक पहले माधव ने वर्कशॉप में एक छोटा सा भोजन आयोजित किया। वह रोटी, सब्जी, शरबत, कुछ पुरानी मोमबत्तियां लाया जो उसे अपनी दादी के घर में मिली थीं, और दरवाजे को ऐसी रोशनी की एक श्रृंखला से सजाया था जो आधी जल रही थी। अंकित ने चुपचाप मदद की। बच्चे भी आए। ईशा अपनी हमेशा की गरम काढ़ा लाई और मकई का एक केक बनाया जिसका स्वाद बचपन जैसा था। हम एक अस्थाई मेज के चारों ओर घेरा बनाकर बैठे और पहली बार किसी ने कुछ नहीं पूछा। कोई भाषण नहीं था, न ही जबरदस्ती के गले मिलना, न ही फालतू शब्द, केवल उपस्थिति, गर्मी, उनकी शर्मीली हंसी जो जानते हैं कि कुछ नया शुरू हो रहा है लेकिन जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। उस माहौल के बीच अंकित के पोतों में से एक, सबसे छोटा, केवल 14 साल का, मेरे पास आया और बिना ज्यादा देखे बोला, क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूं दादाजी? उसने यह ऐसे कहा जैसे उसे नहीं पता था कि उसे डांट पड़ेगी या थपकी। मैंने उसे देखा, सिर हिलाया और कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, यहां कोई देर तक नहीं सोता। वह मुस्कुराया और बस इतना ही था, और कुछ जरूरी नहीं था, क्योंकि कभी कभी प्यार वही शब्द वापस नहीं देता, लेकिन उसे दूसरे रास्ते मिल जाते हैं। और वह पोता बिना जाने एक दरवाज़ा खोल रहा था जिसे उसके पिता ने लगभग हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अगले कुछ दिनों में वह लड़का अपने आप वर्कशॉप आने लगा। वह तेजी से सीखता था, कम पूछता था, लेकिन सब कुछ देखता था। मैंने उसे मेरे हाथों को ऐसे देखते हुए देखा जैसे वे कोई अवशेष हों, और तब मुझे कुछ ऐसा समझ में आया जिसे स्वीकार करने में शायद मुझे बहुत समय लगा। आदमी कभी केवल वह नहीं सिखाता जो वह जानता है, वह सिखाता है जो वह है। और मैं अनजाने में एक ऐसी छाप छोड़ रहा था जो नहीं थी। रक्त या विरासत से नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से ही सीख मिलती है। अंकित ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। यह दूरी तिरस्कार वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे वह समझ गया हो कि रिश्ता जितना जुड़ना था जुड़ गया, और अब बाकी सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। एक दिन उसने मुझसे साफ साफ कहा, मैं वापस लखनऊ जा रहा हूं। मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन वही पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। मैं यहां जो सीखा वही सिखाना चाहता हूं। मैंने उसे शुभकामनाएं दी। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मैंने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। मैंने वादा नहीं किया कि मैं उससे मिलने आऊंगा। हम दोनों जानते थे कि अभी के लिए इतना ही काफी था, और यह ठीक भी था। मदन वहीं रुक गया।
हम दोनों ने साथ मिलकर काम करना जारी रखा। 19 अपनी औषधियों और सूक्तियों के साथ मेरे चुने हुए परिवार का हिस्सा बन गई। अंकित का पोता मेरे साथ सप्ताहांत में रहने लगा। मैंने उसे मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाना सिखाया, बिना कुछ तोड़े हथौड़ा चलाना सिखाया और रेती का उपयोग करना ऐसे सिखाया जैसे वह उसके शरीर का ही एक अंग हो। और हर बार जब मैं उसे बिना डर के हथौड़ा उठाते देखता तो मेरे अंदर कुछ दृढ़ हो जाता, जैसे आखिरकार मेरी कहानी किसी और के हाथों से कही जा रही हो। और अब जब मैं तुम्हें यह सब बताता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है। ये उन बच्चों के बारे में नहीं है जो तुम्हारा सम्मान करें। ये उस तरह का पिता बनने के बारे में है जो भुला दिए जाने पर भी एक उदाहरण बना रहे। क्योंकि जो बिना शर्त प्यार करते हैं उन्हें हमेशा बदले में प्यार नहीं मिलता, लेकिन वे एक नक्शा छोड़ जाते हैं। और एक दिन कोई बेटा, पोता, पड़ोसी, दोस्त उस नक्शे को ढूंढता है और वापस आता है। वह तुम्हारे पास लौटता है, तुम्हारे कदमों पर, तुम्हारी खामोशियों पर, तुम्हारी गरिमा पर। आज 80 साल पूरे होने पर मैं खुद को पहले से कहीं अधिक जीवित महसूस करता हूं। इसलिए नहीं कि सब कुछ सुलझ गया है, बल्कि इसीलिए कि मैंने उन चीजों के साथ जीना सीख लिया है जो नहीं सुलझी। मैंने प्यार की भीख मांगना नहीं सीखा। जो अपने आप उत्पन्न न हो उसे मांगना नहीं सीखा। वहां रुकना नहीं सीखा जहां मुझे देखा न जाए। मैंने समय रहते निकलना सीखा और तभी लौटना सीखा जब वह लायक हो। और इसलिए अगर यह कहानी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो मैं तुम्हें दिल से यह बात कहता हूं, नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। काफी हो गया कहने में कभी देर नहीं होती। एक उदाहरण बनने में कभी देर नहीं होती। भले ही कोई तुम्हारी सराहना न करे, भले ही कोई कहे कि तुम अब किसी काम के नहीं, भले ही तुम्हें बूढ़ा कहे, क्योंकि अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो कोई तुमसे वह छीन नहीं सकता। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ? मुझे टिप्पणी में बताओ कि तुम किस शहर या देश से मुझे सुन रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी जानने वाले को यह सुनना चाहिए तो इसे साझा करो, क्योंकि जब हम ऐसी कहानियां साझा करते हैं तो हम वास्तव में गरिमा साझा कर रहे होते हैं।